हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने शानदार से मैपिंग सीरीज में। हम लोगों ने काफ़ी सारे टॉपिक्स को कंप्लीट कर लिया अभी तक, तो है ना। हमने नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, उसके बाद अफ्रीका, उसके बाद हमने यूरोपियन कंट्रीज़ को पढ़ा था, उसके बाद हमने ओशिनिया को पढ़ा था, और साथ ही साथ फिर हमने लास्ट पार्ट में अपने साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़ के बारे में पढ़ लिया था। इतना सब कुछ पढ़ने के बाद अब हमारा सिर्फ मोटा मोटा हिस्सा जो है ना, वो दो चीज़ों पर टिका हुआ है। एक आपका पूरा किसी तरीके से साउथ एशियन, तो हमने एक पार्ट ऑफ एशिया पढ़ा था। धीरे धीरे करके हम सारे एशिया को एक बार मर्ज करेंगे, और फिर उसके बाद हम लोग इंडियन मैपिंग के साथ चलेंगे, और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या होगी कि हम लोग ओशियन की भी मैपिंग करेंगे। आप लोगों ने आज तक अपने पूरे लाइफ में शायद ही ओशियन की मैपिंग की हो, तो उसको भी मुझे लगता है वो भी बहुत ही डिटेल्ड होता है, तो उसमें भी शायद मुझे 2-3 लेक्चर्स लगें। अगर मुझे लगा कि अगर उतना इम्पोर्टेंट तरीके से नहीं भी बताना होगा, मतलब उतना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बनते नहीं है उससे, इट इज़ जस्ट फॉर योर नॉलेज, तो मुझे लगेगा तो एक एक लेसन तो मैं पक्का से आपके ओशिनिया की लूँगा, जिसके अंदर में हम लोग सारे इम्पोर्टेंट मैपिंग करेंगे ओशियंस की भी। तो सीरीज़ से हमेशा जुड़े रहिएगा, और आज की सीरीज़ में हम लोग बेसिकली सेंट्रल एशिया को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं। सेंट्रल एशिया में कुल मिला-जुला के ऐसे 5 कंट्रीज़ आते हैं, है ना? उन 5 कंट्रीज़ के बारे में सबसे पहले तो हम लोग अपने पॉलिटिकल लेवल पर उनकी कंट्रीज़ को पढ़ेंगे। कंट्रीज़ दैट आर रिलेटेड विथ सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया को कई बार हम लोग हार्ट ऑफ द एशिया भी बोलते हैं, मिडल एशिया भी बोलते हैं। तो इन सभी नाम से कन्फ्यूज़ मत करना, सब एक ही नाम है। अब इस रीजन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए नहीं है, बहुत ही छोटा-सा आपका आपका लेसन होगा आज का। और इस कंट्रीज़ कंट्रीज़ के बाद हम लोग बेसिकली इनके कुछ फिजिकल डिविजन्स की बात करते हैं, जिसके अंदर हम लोग इनके कुछ इंपॉर्टेंट माउंटेन्स, खुशी की बात ये है कि इसमें सिर्फ 2 ही माउंटेन पढ़ने हैं हम लोग को। सिमिलरली डिज़र्ट्स की बात करनी है हमें, तो डिज़र्ट्स भी बढ़िया बात ये है कि 2 ही हैं हमारे लिए, है ना? और इसके बाद हम लोग कुछ वाटर वाटर बॉडीज़ को पढ़ेंगे। वाटर बॉडीज़ के अंदर में हम लोग का एक इंपॉर्टेंट पार्ट आता है, वो आता है आपका कैस्पियन सी। कैस्पियन सी, कैस्पियन सी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, है ना? कैस्पियन सी, एक इंपॉर्टेंट फैक्ट कैस्पियन सी का ये है कि दिस इज द लार्जेस्ट लेक ऑफ द वर्ल्ड। आप बोलोगे सर सी है तो लेक क्यों बोल रहे हैं, समझेंगे अभी इस चीज को। इसके बाद हम लोग बहुत सारे वाटर बॉडीज में रिवर्स को भी पढ़ेंगे, और हम कुछ इक्का दुक्का लेक्स को भी पढ़ेंगे, जो कि यहाँ के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद हम लोग एक छोटा सा पोर्शन लेंगे, जिसके अंदर हम लोग कुछ इकोनॉमिक रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर ऑयल, गैस एंड अदर मिनरल रिसोर्सेज लिख देता हूं मैं इसके लिए, अदर मिनरल रिसोर्सेज। तो इतनी बातें चलो करनी है हमें, एक एक करके फटाफट से स्टार्ट करते हैं। छोटा सा चैप्टर है। 5 कंट्रीज कौन कौन से हैं सबसे पहले ये देख लो आप। हाँ, पीडीएफ भाई यही मिल जाएगा, डोंट वरी। सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया की अगर हम लोग बात कर रहे हैं, तो सेंट्रल एशिया में ये 5 कंट्रीज आपके सामने यहाँ पर अच्छे तरीके से आप देख पा रहे हो। यहाँ पर एक बात का ध्यान देना, ये 5 कंट्रीज में सबसे बड़ी कंट्री कौन है भाई? तो कजाकिस्तान है ना, कजाकिस्तान। अच्छा, कजाकिस्तान का इमेज आप लोग के मन में कैसा बनता है? कैसी कंट्री होगी? मिडिल मिडिल एशिया की कंट्री, इनर एशिया की कंट्री, सेंट्रल एशिया की कंट्री। आपको लगता होगा पता नहीं सर, मतलब थोड़ा सा बैकवर्ड होंगे क्या, पता नहीं क्या होंगे। तो कजाकिस्तान का कैपिटल है अस्ताना। मैं आपको एक बार मैं आपको एक बार अस्ताना अस्ताना सिटी दिखाना चाहूंगा। एक बार आप लोग देखो, और इसको जरा प्लीज अपने दिमाग में बैठा के रखो कि हाउ इट इज लुकिंग लाइक। अस्ताना, अस्ताना कैपिटल ऑफ कजाकिस्तान। भाई बड़ा ही अलग अलग नाम होता है इसका। नूर सुल्तान भी नाम था इसका, नूर सुल्तान को बदल के फिर से कजाकिस्तान किया गया। मतलब यू विल बी मेस्मराइज्ड विद द व्यू एंड डेवलपमेंट, कि कितना कितना खतरनाक डेवलप्ड शहर है ये सब। हम लोग इसको इस तरीके से कभी लेते नहीं है ना। तो मिडिल ईस्ट कंट्री बहुत बहुत ही बढ़िया। यहाँ पर भी आप लोग कभी अगर जाने का मौका लगे तो जरूर से जाना, है ना। आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड डेवलप्ड जगह आपको दिखेगी ये सब, है ना। ठीक है, वापस आते हैं। कजाकिस्तान का जो शहर, कजाकिस्तान का जो कैपिटल है, वो है अस्ताना। अस्ताना को ही कई बार बीच में बदल के नूर सुल्तान भी बोल दिया गया था, है ना। तो अगर कहीं पर आपको नूर सुल्तान का नाम मिले, तो भी समझ जाना कि अच्छा ये अस्ताना की ही बात हो रही है, क्योंकि 2019 में ही इस कैपिटल का नाम, उस 2019 से पहले क्या था, अस्ताना था। 2019 में वापस इसके कैपिटल का नाम चेंज करके नूर सुल्तान कर दिया गया, लेकिन अभी वापस से 2022 में इसको फिर से अस्ताना कर दिया गया। तो करंट स्टेटस में कजाकिस्तान का कैपिटल क्या है? अस्ताना। अब देखो, ये जो 5 स्थान्स हैं, ये 5 स्थान्स में से सबसे कंफ्यूजिंग होता है इनकी अलाइनमेंट को समझना। अब इनकी अलाइनमेंट को समझने के लिए देखो, बड़ा ही सिंपल सा तरीका मैं आपको बताता हूं। देखो, सबसे पहले तो
आपको अगर कभी भी कंफ्यूजन हो कि यार कजाकिस्तान ऊपर है या किर्गिस्तान ऊपर है, तो सबसे पहले तो एक बात समझ लेना कि यहां पर देखना क्या लिखा है, AZ। AZ से इसका मतलब समझना कि भाई साहब A to Z इसमें सब कुछ है, बहुत ही बड़ा होगा ये, है ना। A to Z के नाम से इसको एकदम से दिमाग में बिठा लेना कि यार सबसे ऊपर A to Z सब कुछ है, उसमें सबसे बड़ा कंट्री वही होगा सेंट्रल एशिया का। सिमिलरली दूसरा, अगर आपको रिलेशन समझना है तो वैसे भी समझ सकते हो कि ए वाला हिस्सा जो है वो ऊपर है और वाई वाला हिस्सा नीचे है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में प्लेस्ड है ऊपर से नीचे की तरफ। ये भी बहुत ही क्लियर तरीके से आप समझ सकते हो। सिमिलरली अब देखना यहां पर नीचे के जो दो कंट्रीज हैं ये दोनों के दोनों टी से ही स्टार्ट होते हैं, टी से, तुर्कमेनिस्तान और ताजिकिस्तान। अब यहां पर कभी कभी कंफ्यूजन होती है कि सर तुर्कमेनिस्तान किधर साइड है, ताजिकिस्तान किधर साइड है। तो बहुत ही सिंपल सा है, किर्गिस्तान के बाजू में जो ये उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान जहां पर यू है उसी के नीचे यू वाला होगा, उज्बेकिस्तान के नीचे तुर्कमेनिस्तान और किर्गिस्तान के नीचे ताजिकिस्तान। तो एक याद कर लोगे दूसरा हमेशा याद हो जाएगा। तो रिलेशन कैसा समझाया हमने, A to Z सबसे बड़ा वाला कौन सा है, कजाकिस्तान, वो सबसे ऊपर होगा। उसके नीचे अगर आएंगे तो दो कंट्रीज फिर मिलेंगी। दो कंट्रीज फिर कौन कौन सी मिल रही है, एक उज्बेकिस्तान मिल रहा है और एक हमें मिल रहा है किर्गिस्तान। तो कजाकिस्तान और किर्गिस्तान में हमने देखा वाई वाला नीचे होगा। फिर हमने देखा अच्छा यू उज्बेकिस्तान है तो इसके नीचे भी यू ही वाला होगा, तुर्कमेनिस्तान ही होगा। और यहां पर किर्गिस्तान है तो इससे लास्ट में जो हमें बचता है ताजिकिस्तान, वो यहां पर होगा। अब इन सबकी कैपिटल सिटीज आपको पता होनी चाहिए, किर्गिस्तान की बिश्केक, ताजिकिस्तान की दुशानबे, उज्बेकिस्तान की ताशकंद। ये ताशकंद आप सबको पता होगा लाल बहादुर शास्त्री वाले टाइम का, जहां पर इनको बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से असासिनेट कर दिया गया था 1965 में, जो हमारी वॉर चल रही थी, इंडिया पाकिस्तान वाली वॉर जो थी। उसी से रिलेशन में जब आप जाओगे, देखोगे, पढ़ोगे तो आपको रिलेशन समझ में आएगा कि हाँ भाई वहां पर 1966 में एक पैक्ट साइन करने के लिए इनको ताशकंद बुलाया गया था और बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से हमारे प्रधानमंत्री साहब की डेथ हो गई थी जब उन्होंने संधि पर साइन कर दिया था तब। तो ताशकंद एग्रीमेंट हो चुका था उस टाइम पर और उसके बाद बड़े ही मिस्टीरियस ढंग से उनको बोल दिया कि भाई हार्ट अटैक आ गया था, कुछ ऐसा हुआ, लेकिन अभी कुछ भी समझ में नहीं आता, मतलब एग्जैक्ट रीजन किसी को नहीं पता चल पाया। फिर इसके बाद यहां पर आप देख रहे हो ताशकंद, कहां पर आप देखोगे तो बिल्कुल बॉर्डर है, कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान का बिल्कुल बॉर्डर है। अब इन सभी कंट्रीज में से एक बात का ध्यान देना कि जो हमारी कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी इसके जस्ट बाजू में ही है ना। कैस्पियन सी के अगर बॉर्डरिंग कंट्रीज में सेंट्रल एशिया की बात करें तो दो ही कंट्रीज हैं, कौन कौन से हैं, केटी है, कौन कौन सी, कजाकिस्तान A to Z वाला और तुर्कमेनिस्तान। बीच में ध्यान रखना कि उज्बेकिस्तान भले ही आता है लेकिन इसका कैपिटल इसका बॉर्डर जो है वो कैस्पियन सी के साथ नहीं लगता है। अब एक चीज का ध्यान रखना, ये जितने भी कंट्रीज हम पढ़ रहे हैं इनका अगर एक्सटेंट की हम बात करें कि आखिरकार ये लाई कहां करते हैं, लाई कहां करते हैं, तो इसके लिए जरा समझना ऊपर की तरफ कौन है भाई साहब। ऊपर की तरफ अगर मैं आपसे पूछता हूं तो आप धड़ल्ले से बताना सर ऊपर क्या है, रशिया है। ऊपर क्या है भाई, रशिया है। इधर साइड में क्या है, इधर साइड में आप धड़ल्ले से बताना कि सर चाइना है। इधर क्या है भाई साहब, चाइना। नीचे साइड में क्या है, नीचे के साइड में आप बोलना सर दो चीजें हैं, एक नीचे इस वाले रीजन में आप आओगे तो आपको मिलेगा अफगानिस्तान, अफगानिस्तान। और इधर साइड में आप आओगे तो आपको मिलेगा ईरान, ईरान। इधर साइड में आपको कैस्पियन सी मिल रहा है। तो आप समझ सकते हो कि कैस्पियन सी, रशिया, चाइना, अफगानिस्तान और ईरान से ये पूरा रीजन घिरा हुआ है। तो इसीलिए इसीलिए हम इसको एक नाम देते हैं, इन सभी कंट्रीज को, पांच की पांचों कंट्रीज को हम लोग क्या बोलते हैं कि दीज आर लैंडलॉक्ड कंट्री। लैंडलॉक्ड, लैंडलॉक्ड मतलब इनका कोई भी हिस्सा सी या ओशियन से नहीं टच करता है। अब आपके मन में दुविधा ही होगी कि सर कैस्पियन सी तो टच कर रहा है, क्योंकि बेटा कैस्पियन सी जो है वो इतना बड़ा लेक है इसलिए उसको सी का दर्जा दिया गया है। असल में वो सी नहीं, वो लेक ही है, क्योंकि वो चारों साइड लैंड से बाउंडेड है, इसका कोई भी हिस्सा ओशियन से नहीं मिलता है। तो इसीलिए इसको हम लेक कंसीडर करते हैं। अब यहां पर ध्यान देना कि कैस्पियन सी भी किसी बाहरी ओशन से तो मिलता नहीं है, तो भले ही इनका बॉर्डर इस सी के तरफ घिरा हुआ है लेकिन फिर भी इनको डायरेक्ट ओशन का एक्सेस नहीं मिलता है। इसीलिए हम इन पांचों कंट्रीज को क्या बोलते हैं, लैंडलॉक्ड बोलते हैं। इसमें से भी एक बहुत ही स्पेशल कंट्री है हमारे पास, बहुत ही स्पेशल कंट्री है, उसको आप यहां पर देख सकते हो। ये जो उज्बेकिस्तान है, उज्बेकिस्तान को हम लोग बोल सकते हैं कि दिस इज डबली लैंडलॉक्ड। डबली लैंडलॉक्ड इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जितनी भी कंट्रीज उज्बेकिस्तान को बाउंड्री करती हैं वो ऑलरेडी लैंडलॉक्ड है। तो इसीलिए उज्बेकिस्तान जो है वो डबली लैंडलॉक्ड है। ये भाई साहब लैंडलॉक्ड कंट्रीज से भी लैंडलॉक्ड है, तो इसीलिए इसको डबली लैंडलॉक्ड बोलते हैं। अब याद रखना कि इन पांचों में से सिर्फ उज्बेकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो कि सभी कंट्रीज, बाकी के चार कंट्रीज के साथ में बॉर्डर बनाता है। इतनी बातें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आपके मन में काफी सारे डाउट्स जो हैं अब क्लियर हो गए होंगे।
अब यहाँ पर जरा अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, कुछ वाटर बॉडीज की बात करते हैं। यहाँ पर वाटर बॉडीज बहुत ही सिंपल सिंपल से पढ़नी, कुछ खास है नहीं इसमें, बहुत ही सिंपल। कैस्पियन सी को तो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। यहाँ पर देखना, आपको एक रिवर दिख रही है, एक रिवर दिख रही है, उसको मैं जरा अलग कलर से डिफाइन कर देता हूँ। ये वाली रिवर जो है, ये जो रिवर है इसको बोलते हैं हम लोग यूरल रिवर। यूरल रिवर जो है वो अभी ऊपर जब आप रशिया की तरफ पढ़ोगे तो यूरल माउंटेन्स दिखते हैं, जो कि यूरोप और रशिया के बीच में एक नेचुरल बाउंड्री बनाते हैं। तो इसी तरीके से यूरल रिवर है जो यूरल माउंटेन से निकल रही है, फिर ये कैस्पियन सी में अपने वाटर को ड्रेन करती है। दूसरी नदी जो है वो यहां पर आप देखना, एक इसको हम लोग बोलते हैं ओब इर्तिश रिवर, है ना, ओब इर्तिश रिवर। ये भी आपके कजाकिस्तान से होके गुजर रही है। इर्तिश रिवर नाम याद रखना, इसको मैं थोड़ा बड़े शब्दों में यहां पर लिख देता हूं अगर विजिबल नहीं है तो। इर्तिश, ओब इर्तिश, है ना। अब यहां पर नेक्स्ट देखना, ये आपके लिए क्या है, लेक बलकाश। लेक बलकाश बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये वाला रीजन जो है, ये पूरा रीजन क्या है, लेक बलकाश। मैप में अगर आप लोग एटलस खोल के बैठ रहे हो तो वहां पर आप लोग इसको मार्क करते चलो। यहां पर देखना, यहां पर देखना, एक बहुत ही शानदार और टूरिस्ट को अट्रैक्ट करने वाला लेक है, जिसको हम लोग नाम देते हैं इसिक-कुल। ये कहां पर है, किर्गिस्तान में है ना, इसको लिख लेना। इसिक-कुल कहां पर है, ये किर्गिस्तान में है आपका। और इसिक-कुल जब भी आप देखोगे ना तो आपको इतना बढ़िया इसकी फोटो दिखेगी, मतलब इतना जबरदस्त ये घूमने टहलने का जगह बन सकता है। इसिक लेक, मतलब इसके नेचुरल ब्यूटी को जब भी आप देखते हो तो आपको एकमात्र ऐसा ऐसा जगह मिलता है जो कि लेक है रीजन में। मतलब वैसे तो देखो अपने इंडिया में भी आप आओगे तो कश्मीर वाले रीजन्स में, लेह लद्दाख वाले रीजन में आपको मिलता है वैसे लेक्स, लेकिन यहां पर भी आपको मतलब बहुत ही ज्यादा सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं इसिक-कुल लेक में। इसीलिए आप देखोगे कि यहां पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बहुत ही ज्यादा होता है। दूसरा, यहां पर दो रिवर्स को जो आपको और याद करना है वो ये है आपका, एक देखो आपका ये ना कुछ माउंटेन रेंजेस हैं, अभी आपके लिए माउंटेन रेंजेस भी पढ़ाता हूं यहां पर। वैसे तो एक अभी रीजन को और मैं बताऊंगा, लेकिन यहां पर आप देखना, ये हमारे लिए एक रिवर है जिसको हम लोग बोलते हैं सिर दरिया, है ना। इसको मैं यहां पर लिख देता हूं अलग से। ये वाली जो रिवर है, ये वाली रिवर, इसको हम लोग बोलते हैं सिर दरिया। यहां पर दरिया मतलब रिवर है ना। जैसे ये सिर दरिया है, वैसे ही एक यहां से एक और रिवर निकल कर आ रही है, इसको हम लोग बोलते हैं अमू दरिया। क्या बोलते हैं भाई, अमू दरिया। ठीक है, सिर दरिया और अमर दरिया। इसके बाद यहां पर कुछ एक बेशक आपको बड़े बड़े जो सी दिखते हैं, यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट है एरल सी। एरल सी इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर पहले के रीजन्स में देखोगे तो पहले के मैप में आपको ये सी जो है वो इतनी बड़ी दिखाई देती थी, लेकिन अब ये काफी हद तक सूख चुकी है एरल सी। इस पे यूपीएससी ने क्वेश्चन भी बना दिया था कि कौन सी वो नदी है जो कि बिल्कुल सूखने के कगार पर पहुंच चुकी है, तो वो एरल सी यहां पर आप देख सकते हो। इसमें कौन कौन सा बॉर्डर शेयर हो रहा है, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान का बीच में ये बॉर्डर शेयर करती है, याद रखना। यहां पर हम लोग कुछ माउंटेन रेंजेस की अगर हम बात करें, माउंटेन रेंजेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो इसमें तो ऐसा कुछ, अच्छा यहां पर एक चीज बस आपको दिखा देता हूं कि हम सी की जब बात कर रहे थे तो यहां पर कैस्पियन सी जो है हमारे लिए, ये वाला जो हिस्सा है कैस्पियन सी, वो एक्चुअल में कितने सारे कंट्री से बॉर्डर कर रहा है। तो एक केटी तो हमने पहले ही देख रखा था, है ना, केटी तो पहले ही देख रखा था। अब पतंगे जो होती हैं वो हवा में उड़ती हैं, काइट पतंग में हवा में उड़ रही है, एयर में उड़ती है। तो ऐसे ही याद रख लेना कि देखो एक तो काइट है, काइट में केटी जो है कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये तो दोनों है ही है अपने पास। लेकिन इधर साइड से आप देखोगे तो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा जो है, ये आपका रशिया वाला हिस्सा है, इतना हिस्सा। फिर यहां पर आप आओगे, रशिया के बाद ये वाला हिस्सा जो है ये है आपका अजरबैजान का हिस्सा है। और यहां नीचे के साइड में आप देखोगे तो ये ईरान का हिस्सा है। तो अजरबैजान, ईरान और रशिया, यहां पर तीन कंट्रीज, नाम लिख लेना। केटी, केटी एयर का नाम, या काइट एयर में उड़ रही है तो उससे याद कर लेना आप लोग कि पतंग कहां, कजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान तो केटी से है, और इधर साइड से अजरबैजान, अजरबैजान, रशिया या फिर ईरान और फिर रशिया। यहां पर याद रखना कि यहां पर दो कंट्रीज हैं, एक है आपका अजरबैजान और एक है आर्मेनिया। तो आर्मेनिया नहीं है, आर्मेनिया तो एक लैंडलॉक्ड कंट्री है ना, वैसे तो अजरबैजान भी लैंडलॉक्ड ही है, लेकिन इसका बाउंड्री जो है वो कैस्पियन सी से मिलता है। ये बात आपको याद रखनी थी। अब यहां पर ना एक बड़ा ही फेमस सा नॉट है जिसको हम लोग अपने ज्योग्राफी में कई बार पढ़ भी चुके हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं पामीर नॉट। पामीर नॉट जो चीज है, पामीर नॉट, जैसे कि बहुत सारे रस्सियों में जब हम लोग एक दूसरे में खूब सारी रस्सियां जोड़ लेते हैं तो उनको हम लोग गांठ बुलाते हैं, नॉट बुलाते हैं।
वैसे ही अगर ये पर्वत श्रृंखलाएं, माउंटेन रेंजेस एक दूसरे में बहुत ज्यादा अगर अपने उलझ जाती हैं, उनको भी हम लोग नॉट बुलाते हैं, और इनको बोलते हैं हम लोग क्या, पामिर नॉट। पामिर नॉट को हम लोग रूफ ऑफ द वर्ल्ड भी बोलते हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। ये एक प्लेट्यू रीजन है वैसे तो, यहां पर आप देखोगे ज्यादातर करके आपको ताजिकिस्तान में ये पूरा का पूरा रीजन पामिर नॉट का दिख जाता है। अब यहीं से 5 मेजर माउंटेन रेंजेस हैं जो कि आपको याद रखने हैं। एक है आपका तिएन शान। तिएन शान जो है वो बेसिकली आपके ताजिकिस्तान से निकलता हुआ ऊपर जब आप आते हो तो किर्गिस्तान से होते हुए जा रहा है। तो मेजॉरिटी ऑफ द हिस्सा जो है वो इस सेंट्रल एशिया में किर्गिस्तान में आता है, नहीं तो इसके अलावा इधर साइड में चाइना है, तो चाइना में तिएन शान चलता है। सिमिलरली यहीं से चाइना में प्रवेश करता है कुनलुन शान, तो तिएन शान और कुनलुन शान जो है वो यहां पर निकलता है। वैसे तो एक छोटा सा रेंज है यहां पर जिसको हम लोग बोलते हैं अल्ताई शान, तो अल्ताई शान भी अगर याद कर सकते हो तो कर लेना। इसके अलावा नीचे के साइड में हम लोग को पता ही यार, इंडिया में काराकोरम जाती है और उसके नीचे फिर हिमालयास जाती हैं। फिर इधर साइड में जब आते हो तो आपके पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बिल्कुल बॉर्डर पर यह बनाता है हिंदू कुश माउंटेन रेंज। तो हिंदू कुश, ये 5 याद रखना, तिएन शान, कुनलुन शान, काराकोरम, हिमालय, और पांचवा आपका कौन सा है, पांचवा आपका हो गया हिंदू कुश। ये 5 चीजें जो है वो पामिर नॉट से निकलती हैं। बट हाँ, सिर्फ इतना ही नहीं है, मैं आपको जब आगे और भी लेक्चर्स लेके बताऊंगा, जब हम लोग आपके मिडिल ईस्ट एशिया को पढ़ेंगे, तो हम उसमें बताएंगे आपको कि कितना खतरनाक तरीके से ये और भी दूर दूर तक फैला हुआ है। फिलहाल पामिर नॉट के अलावा यहां पर आप कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देख सकते हो, जैसे कि डिजर्ट्स एरिया को देख सकते हो। डिजर्ट एरिया जो है यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट डिजर्ट्स हैं। एक पहला डिजर्ट यहाँ पर आपको काराकुम डिजर्ट है, देखो काराकोरम नहीं है, काराकुम है। काराकुम डिजर्ट आप देखोगे बेसिकली आपके तुर्कमेनिस्तान वाले रीजन में दिखेगा, यहां पर काराकुम डिजर्ट, काराकुम डिजर्ट। और दूसरा जो डिजर्ट है वो आपको उज्बेकिस्तान में दिख रहा है ना। उज्बेकिस्तान में जब आप आओगे तो आपको किजिलकुम डिजर्ट दिखता है। जैसे कि यहां पर काराकुम था, वैसे यहां पर किजिलकुम था। तो किजिलकुम, काराकुम, ये सारे कौन है, डिजर्ट्स हैं। और यहां पर सबसे खतरनाक काराकुम डिजर्ट में आपको एक दरवाजा गैस क्रेटर मिलता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डोर टू हेल। आपको मैं इसको भी दिखाता हूं, दरवाजा गैस क्रेटर, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा है, आप लोग देख के ताजुब करोगे इसको। दरवाजा, दरवाजा गैस क्रेटर, ये देखो यहां पर हमेशा आप देखोगे तो आग लगी रहती है। मतलब कि ये एक ऐसा क्रेटर है, एक ऐसा क्रेटर है जहां पर ये बाउंडेड है। और यहां पर 1980s के बाद से, मतलब 80 के दशक के बाद से इसका फॉर्मेशन कैसे हुआ, वैसे तो कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ का जो स्ट्रक्चर है वो अंदर की तरफ धंस गया और यहां से कुछ जहरीली गैसें निकलती थी, तो वो बाकी जगह पर स्प्रेड ना हो जाए, इसीलिए यहाँ के लोगों ने इसमें आग लगा दी। तो अब ये उसी टाइम से हमेशा से जलता ही आ रहा है, जलता ही आ रहा है, बंद ही नहीं होता है। तो ये हमेशा चलता रहता है। आप देखो यहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, इसको देखते हैं और वापस जाते हैं। तो ये भी एक बहुत ही मतलब अचंभित कर देने वाला यहाँ पर आपको एक दृश्य दिखता है। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, दरवाजा गैस क्रेटर, डोर टू हेल। इसके बाद हमारे लिए कुछ ऑयल एंड गैस रिजर्व की अगर हम लोग बात करें, तो यार ऑयल एंड गैस रिजर्व में बेसिकली यहां पर आपको सबसे पहले बता देता हूं, 2 चीजों के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। पहला आपका यूरेनियम, दूसरा आपका गोल्ड। हाँ भाई, गोल्ड यहां पर बहुत मिलते हैं, बहुत मिलते हैं। तो गोल्ड सबसे इंपॉर्टेंट, जो वन ऑफ द बिगेस्ट आप बोल सकते हो गोल्ड रिजर्व, तो आपको वो मिल जाएगा यहां पर, आपको मिल जाएगा ये उज्बेकिस्तान में। ये आपका है मुरुनताउ गोल्ड माइन। मुरुनताउ गोल्ड माइन के अलावा भी, लेकिन अगर आप अपने कजाकिस्तान में गोल्ड की बात करोगे, तो यहाँ के लोग भाई साहब इसीलिए इतने ज्यादा रिच यहाँ पर दिखते हैं, क्योंकि ये सारे रीजन्स में, आप इन सभी रीजन्स में आप गोल्ड के माइंस देखते हो, बहुत सारे गोल्ड के माइंस आपको दिखते हैं। तो गोल्ड यहाँ पर बहुत ही ज्यादा है। सिमिलरली अगर आप यूरेनियम की बात करते हो, तो यूरेनियम के लिए भी आपको एक बहुत बड़ा रीजन दिखता है। यहाँ वाला एक रीजन है ना, इस रीजन को हम लोग यूरेनियम रिच बोलते हैं। और ये समझ लो कि इंडिया का वन ऑफ द बिगेस्ट यूरेनियम इंपोर्ट जहां से इंडिया करती है वो कौन सा है, कजाकिस्तान ही है। अब इसके बाद यहां पर देखना कि जो ये वाला रीजन है, एक्चुअल में ये सारे रीजन्स को हम लोगों ने यूरेनियम, जैसे यूरेनियम क्या, रेडियो एक्टिव वेस्ट निकलता होगा फिर अब यहाँ से, तो उनको स्टोर करने के लिए भी यहाँ पर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम चल रही है एक्चुअल में, कि उनको कैसे स्टोर किया जाए। और उन पे काफी सारे ये देश मिलके डिसीजंस लेते हैं कि इस यूरेनियम वेस्ट को कैसे स्टोर किया जाए, क्योंकि बहुत ज्यादा टॉक्सिक है। अब यहां पर समझना कि जो आपका कैस्पियन सी है, कैस्पियन सी के चारों तरफ बहुत सारे ऑयल एंड नेचुरल गैस रिजर्व देखने को मिलते हैं। उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट है आपका ये वाला नदर्न हिस्सा जो है इसका, यहां पर आपको काशगन, यहां पर आपको झानाझोल या फिर तेंजीक फील्ड, ये सारे फील्ड्स आपको मिल जाते हैं, जो कि नदर्न कैस्पियन के रीजन में है। ये कजाकिस्तान वाले बेल्ट में आता है। फिर तुर्कमेनिस्तान में आपको ऐसे ही गालकिनिश फील्ड मिल जाता है। यहां वाले रीजन को देखना, गालकिनिश फील्ड भी यहां पर आपको मिलता है। सिमिलरली जो अभी तक हम लोगों ने
यहाँ पर पामिर नॉट देखा था, पामिर नॉट वाला रीजन, और इसके अलावा इसके ऊपर जब हम लोग जा रहे थे तो यहाँ से आपको तिएन शान देखा था। तो तिएन शान, पामिर नॉट वाले रीजन्स पर आपको कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन, इन सब के भी रिजर्व, मतलब कि बॉक्साइट का वन ऑफ द बिगेस्ट रिजर्व आपको यहाँ पर मिलता है। तो इस रीजन में कॉपर, एल्यूमिनियम और इसको आयरन को भी बहुत अच्छे तरीके से हम लोग देखते हैं। अब यहां पर एक वैली बस याद रखना कि इसी जगह पर जो आपका ये तिएन शान आ रहा है, तिएन शान के अलावा इधर वाले साइड में आपके दूसरे माउंटेन जैसे इन्हीं के बीचों बीच एक बहुत ही फर्टाइल जमीन है जिसको हम लोग बोलते हैं फरगना वैली। फरगना वैली जो है, यहाँ पर आपके कई सारे ऑयल रिफाइनरी इंडस्ट्रीज जो है वो धीरे धीरे सेटअप हुए हैं। इनफैक्ट हम बोले कि इस रीजन का वन ऑफ द फर्स्ट ऑयल रिफाइनरी जो था वो यहीं पर सेट हुआ था, और इसके चारों तरफ बहुत सारे ऐसे फैक्ट्री सेट होते गए, तो इसीलिए ये काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। और दूसरा, आपको एक हिस्टोरिकल फैक्ट बताता हूँ, आप लोगों ने बाबर के बारे में पढ़ा होगा, तो बाबर का जन्म जो है वो इसी फरगना वैली में ही हुआ था, है ना। तो उससे भी आप लोग लिंक कर सकते हो कि अच्छा, बाबर यहाँ पर पैदा हुआ था और यहाँ से इंडिया आया था। ठीक है भाई। तो आई थिंक आपके लिए आज के इस लेक्चर में इतना ही था, ये आपके प्रैक्टिस के लिए है, और आई होप कि आप लोग को ये पूरा सेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। इस सेशन में इतना ही था। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे। और आप लोग नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। थैंक यू।